नमस्कार, मैं हूं नरेश वारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में होब्स द्वारा राज्यों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उस वर्गीकरण को तथा होब्स के अनुसार उत्तम राज्य यानी आइडियल स्टेट कौन सा है जिसे होब्स ने अनुशंसित किया, जिसकी अनुशंसा की सबसे अच्छा राज्य कौन सा है। होब्स की जो संप्रभुता की धारणा है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी कि संप्रभु की जो असीम संप्रभुता निरंकुशता की धारणा है, उसके आधार पर ही उसने शासन व कानून संबंधी धारणा को निर्धारित किया। होब्स का जो राज्यों का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण का आधार है कि प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित है। वह एक व्यक्ति के पास है या कई व्यक्तियों के पास है या बहुत से व्यक्तियों के पास है। अगर आपको याद हो तो अरस्तु के वर्गीकरण का भी आधार यही था, लेकिन उनके वर्गीकरण के दो आधार थे। होब्स से पहले और भी कई विचारक राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत कर चुके हैं। होब्स का वर्गीकरण का आधार भी वही था जो अरस्तु का था, प्रभुत्व शक्ति कितने व्यक्तियों में निहित है। पहला प्रकार है राजतंत्र, यानी अगर संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित हो तो वह व्यवस्था कहलाती है राजतंत्र। दूसरा है कुलीन तंत्र, यानी संप्रभुता कई व्यक्तियों में निहित हो तो वह व्यवस्था कुलीन तंत्र कहलाती है। तीसरा है लोकतंत्र, यानी संप्रभुता सभी व्यक्तियों में निहित होती है। इन तीनों रूपों के अतिरिक्त होब्स ने अन्य किसी भी प्रकार के शासन को स्वीकार नहीं किया। होब्स संप्रभुता को अविभाज्य मानते हैं। जैसा हमने पढ़ा था, उन्होंने एकदम एब्सोल्यूट बना दिया था संप्रभुता को, जिसमें कोई भी विभाजन नहीं था, ना वो किसी के साथ साझा की जा सकती। इसी वजह से उन्होंने अरस्तु के मिश्रित संविधान और शक्ति के पृथक्करण या शक्ति के विभाजन का भी विरोध किया था। तो होब्स ये जो तीन शासन पद्धति है उसमें सबसे अच्छी राजतंत्र को मानते हैं। राजतंत्र को क्यों मानते हैं? वो उनकी संप्रभुता की जो अवधारणा है जिसमें वो एकदम एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का फेवर करते हैं, जो पूर्ण है, लीगल नेचर की है, अविभाज्य है, किसी के साथ इसे साझा नहीं किया जा सकता। तो उनकी संप्रभुता की धारणा के अनुरूप ही उन्होंने राजतंत्र को सर्वोत्तम बताया और कहा कि राजतंत्र इसलिए अच्छा है कि यह स्थायित्व और समृद्धि लाती है। देखिए, होब्स का जो विचार था वह जो इंग्लैंड का गृह युद्ध था, सिविल वॉर, उसमें यह शेप ले रहा था। तो सिविल वॉर में उन्होंने देखा कि जो अराजकता का माहौल था राजतंत्र समर्थकों में और राजतंत्र के विरोधियों में, तो यहाँ होब्स ने इस अराजकता को बुरा माना और अराजकता के विनाश के लिए राजतंत्र के समर्थन में होब्स ने अपना मत दिया, यानी राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। तो होब्स के जो विचार जिस सिविल वार की कंडीशन में बन रहे थे, तो उस अराजकता की मुक्ति का उन्होंने एकमात्र जो तरीका उन्हें दिखा वो था राजतंत्र की स्थापना। इसलिए वो कहते हैं कि राजतंत्र स्थायित्व लाता है, समृद्धि लाता है, यह संघर्षों को कम करता है। इसमें राजा का तथा राज्य का निजी और सार्वजनिक हित एक हो जाता है, यानी राजा और राज्य एक हो जाते हैं। क्योंकि जब राजतंत्र है तो राजा चेंज नहीं होना है, जैसे लोकतंत्र होगा तो राजा चेंज होगा, राज्य वही बना रहेगा। तो राजा के व्यक्तिगत हित अलग हो सकते हैं, राज्य के हित अलग हो सकते हैं, लेकिन राजतंत्र में राजा और राज्य के हित एक होते हैं। कुलीन तंत्रीय और लोकतंत्रीय शासनों की तुलना में भ्रष्टाचार और पक्षपात भी यहाँ कम होता है। ये हमने देखा कि होब्स ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया और राजतंत्र का उन्होंने समर्थन किया। राजतंत्र का समर्थन क्यों किया? उनके विचार राजतंत्र का समर्थन करने के किन परिस्थितियों में विकसित हुए, किन परिस्थितियों ने उनके विचारों को शेप दिया।
अब हम देखते हैं राज्य और चर्च के संबंध क्या हैं। होब्स की जो पुस्तक थी लेवाइथन, उसके लगभग आधे भाग में धर्मशास्त्र और चर्च से संबंध रखने वाले प्रश्नों की आलोचना यानी मीमांसा होब्स ने प्रस्तुत की है। यानी लेवाइथन का इतना महत्वपूर्ण अंश है वो इस प्रश्न को सूचित है कि राज्य और चर्च के मध्य संबंध क्या हों। होब्स का दृष्टिकोण विशुद्ध नास्तिक और विशुद्ध तर्कवादी है। देखा हमने होब्स की जो अध्ययन पद्धति थी उसमें देखा था कि होब्स हैं वो भौतिकवादी हैं, मानते हैं कि हर परिघटना के पीछे मोशन है। तो होब्स ने अपने अध्ययन पद्धति के अनुरूप ही राज्य और चर्च के संबंधों को डिफाइन किया। उनकी नज़र में धर्म है उसकी उत्पत्ति का आधार है भय और स्वार्थ, यानी व्यक्ति को कुछ अनजानी घटनाओं से डर लगता है, इस वजह से उसने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया। और धर्म बना हुआ है क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों का स्वार्थ है। तो होब्स के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का जो रवैया है, जो दृष्टिकोण है, वो एकदम नास्तिक वाला दृष्टिकोण है। उसके अनुसार धर्म का प्रयोग राज्य की सेवा और उपयोगिता के हित में होना चाहिए। यानी धर्म अपने आप में साध्य नहीं है, इसे एक साधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। होब्स इसे एक साधन के रूप में उपयोग लेना चाहते हैं। साध्य है वह राज्य की सेवा और उपयोगिता है। चर्च की राज्य से कोई पृथक और भिन्न सत्ता नहीं है। चर्च के लिए आवश्यक है कि वह प्रभुसत्ता के आदेश से संगठित हो। देखिए, मध्य युग पूरा राजनीति शास्त्र में धर्म और जो राजनीतिक सत्ता है उनके आपसी संघर्ष का, यानी चर्च की और राज्य की आपसी संघर्ष का काल है। तो इस काल का जो अंत है, आधुनिकता का आगमन है, वो इस संघर्ष में राज्य की जीत के साथ और चर्च का राज्य के अधीन होने के साथ अंत होता है। तो यह कार्य करने वालों में अग्रणी हैं होब्स, जो ये कहते हैं कि चर्च की ऐसी कोई सत्ता नहीं है। जैसे कुछ विचारकों ने ये आर्ग्यू किया कि चर्च अपने डोमेन में संप्रभु है, राज्य अपने डोमेन में संप्रभु है, वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। कुछ विचारकों ने चर्च के अधीन राज्य को बताया, लेकिन होब्स उन विचारकों में है जिन्होंने कहा कि चर्च की कोई पृथक सत्ता नहीं है, हर चर्च है वो उससे संबंधित राज्य के अधीन है। राज्य ही प्रभुसत्ताधारी है और उस प्रभुसत्ताधारी के अधीन बाकी संगठन होते हैं, वैसे ही चर्च एक संगठन है। उनकी जो पुस्तक थी, उनके पुस्तक के जो कवर पेज है उस पर जो लेवाइथन हैं उनके बाएं हाथ में धर्मदंड है और दाएं हाथ में तलवार है। यानी जो संप्रभु है वह न केवल लौकिक बल्कि धार्मिक मामलों का भी उसके पास सत्ता है, यानी वह भी उसके अधीन है। उसके लिए उसने कोई चर्च को यह प्राधिकार नहीं सौंपा। धार्मिक सत्ता पूर्ण रूप से राज सत्ता की वशवर्ती है। राज सत्ता यानी राज्य और धार्मिक सत्ता यानी चर्च। तो चर्च और चर्च से संबंधित जो अफेयर्स हैं वो पूर्ण रूप से राज्य के कंट्रोल में हैं। आध्यात्मिक शासन, जैसे मैंने बताया कि कुछ विचारकों ने आध्यात्मिक डोमेन के लिए संप्रभु माना चर्च को, लेकिन होब्स इस बात के लिए को खारिज करते हैं, कहते हैं कि आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि राज्य में केवल और केवल राजनीतिक प्रभुसत्ता रखने वालों का ही शासन होता है और राजनीतिक प्रभुसत्ता किसके पास है? संप्रभु के पास है। तो इस प्रकार उन्होंने चर्च को संप्रभु के अधीन कर दिया। मध्य युग का जो एक आदर्श था, मध्य युग का एक अभिष्ट गोल था, वो था सार्वभौम चर्च, यूनिवर्सल चर्च, यानी पूरा विश्व साम्राज्य हो। तो होब्स कहते हैं कि सार्वभौम चर्च जैसे नाम की कोई वस्तु नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक राज्य का चर्च उस राज्य का एक अंग मात्र है। होब्स कहते हैं कि राज्य में जब अव्यवस्था और अराजकता मच जाती है, तब कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह भावना बैठ जाती है कि ईश्वर ने उन्हें प्रेरणा तथा सत्य का प्रकाश दिया है।
होब्स ने अपनी पुस्तक में रोमन कैथोलिक चर्च का वर्णन करने वाले प्रकरण का नाम अंधकार का राज्य रखा है। यानी उनके इस जो चैप्टराइजेशन है, एक तरीके से उसका जो सब टाइटल दिया है उन्होंने उस चैप्टर का, जिसमें उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च का वर्णन किया है, उस सब टाइटल ही अंधकार का राज्य है। यानी वो चर्च के राज्य को, धर्म के बोलबाले वाले राज्य को, जहाँ धर्म मानवीय जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, उस काल का नाम, उस राज्य का नाम अंधकार का राज्य रखा। रोमन चर्च के दावों का खंडन करते हुए होब्स ने कहा, यद्यपि कोई व्यक्ति चर्च की विशाल सत्ता के आरंभिक रूप पर विचार करे तो वह सरलता से देख लेगा कि पोप शाही मर्त रोमन साम्राज्य का ही भूत है जो उसकी कब्र पर मुकुट धारण किए हुए आसीन है। यानी रोमन साम्राज्य के जो अवशेष थे, उन्हीं अवशेषों पर चर्च शाही इस्टेब्लिश्ड थी और उस पर मुकुट धारण किए हुए शासन कर रही थी। चर्च का दर्जा अन्य निगमों की भांति है। जैसे संप्रभु स्टेट है, उसके अंदर और भी निगम होते हैं, जैसे स्कूल होता है, बहुत सारे अन्य संगठन होते हैं, कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ही चर्च भी एक अन्य निगमों की भांति है, उसका कोई विशिष्ट दर्जा नहीं है और ना ही वो किसी भी सेंस में संप्रभु के बराबर है, समकक्ष है, और कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में उसे संप्रभुता हासिल हो, ऐसी बात से मना किया। सभी धर्माधिकारी राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य है, यानी कानून ही सर्वोपरि है, कोई कानून से ऊपर नहीं है धर्म चर्च। धर्माधिकारी उपदेशक माने जाते हैं, शासक नहीं। जो धर्म को चुनौती दे उसका बहिष्कार होना चाहिए। होब्स के विचार मार्सिलियो से बहुत आगे हैं। उसने राज्य की सर्वोच्चता सिद्ध करके मध्ययुगीन चर्च को राज्य के अधीन कर दिया। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने ये देखा कि राज्य और चर्च के संबंध क्या हैं। इसके साथ ही होब्स का जो संप्रभुता का विचार है, उसने किस प्रकार होब्स की जो आदर्श राज्य की अवधारणा है उसको प्रभावित किया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।